मेरी माँ की सहेली का बेटा खुश रहा। माँ ने लालच में आकर मेरी शादी उससे कर दी क्योंकि मेरी माँ की सहेली करोड़पति थी। सुहाग रात पर स्टेज पर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी कि तभी शौहर कमरे में आया। मैं हैरान रह गई, वो तो बहुत ही खूबसूरत मर्द था। मुझे मुंह दिखाई दी। पूरी रात हम बिस्तरी करते हुए गुजर गई। सुबह एक शोर से मेरी आंख खुली। मैं हैरान रह गई जब मेरी सास के साथ एक लड़का तालियां बजाता हुआ आया। मेरा नाम अरूज है। मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी कर ली थी। मैं अकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी काली कर दी थी। मुझे लाड प्यार नहीं मिल सका था जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता था। मैंने होश संभालते ही अपनी माँ को काम करते हुए मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था। हम मामू के घर रहते थे और मेरी माँ भी बहुत ही ज्यादा घरेलू टाइप की औरत थी। मेरी माँ एक बंगले में काम करके वापस आने के बाद मामी के घर का सारा काम भी कर लिया करती थी, लेकिन फिर भी मामी खुश नहीं होती थी। मामू चुपचाप सब कुछ देखते रहते थे, मगर बहन की खातिर बीवी को कभी भी कुछ नहीं कहते थे। शायद वो भी मेरी माँ और मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगे थे। मैंने कई बार देखा माँ अपनी पुरानी तस्वीर देखते हुए हमेशा उदास हो जाती थी और अपनी बहन को याद किया करती थी और बहुत ज्यादा रोती थी। एक और इनकी बहन थी, लेकिन वो मेरी माँ की सगी बहन नहीं थी। मेरी नानी ने इन्हें गोद लिया हुआ था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। इनकी शादी भी हो गई थी और अब वो दूसरे मुल्क में रहती थी। इनका नाम समीना था। मेरे मामू हमेशा कहते थे कि इन्होंने भागकर शादी की थी और अपने ऐसे माँ बाप का दिल दुखाया जिन्होंने इन्हें सहारा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, इन्हें बेटी बनाकर पाला। इन्हीं के मुंह पर कालक पहुंच कर चली गई, इसलिए खुदा ने इन्हें सजा दी और इनकी पहली औलाद इन्हें किन्नर दे दी। मेरी मासी का बेटा किन्नर था और वो भी अपने माँ बाप के साथ उसी मुल्क में इनके साथ रहता था। ये सब हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई थी। मैंने खूब कद काट और रंग रूप पा लिया था। मेरी खूबसूरती से हर कोई मुतासिर होता था जो मुझे देखता देखता ही रहता था। दूसरी तरफ मेरी मामू की बेटियां खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वो तीनों भी मुझसे ज्यादा जलती थी। मामी का रवैया भी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अक्सर मेरी माँ को कहती थी कि अपनी बेटी पर नजर रखो, कहीं अपने बाप के और अपनी मासी के कदम पर ना चल पड़े। मुझे मामी की बातों पर दिल से बहुत ज्यादा अफसोस होता कि न जाने क्यों वो हम माँ बेटी के लिए इतनी नफरत दिल में रखती हैं, जबकि हम तो इनका बुरा भी नहीं सोचते। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की बेटियां मुझसे कहने लगी, आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे, तुम बस अपनी माँ से इजाजत ले लो। लेकिन ये बात हमने अपनी माँ को नहीं बताई है, तुम भी अपनी माँ को मत बताना। मैं घूमने फिरने के शौक में बातों में आ गई और अपनी माँ से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली मैडम से कुछ सवाल पूछ कर आती हूँ, कल मेरा टेस्ट है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माँ मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। वो मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही बहुत फिक्रमंद रहती थी, इसलिए फौरन ही मान गई। मैं घर से अकेली निकली और मेरे पीछे पीछे मेरी मामी की बेटियां भी आ गई। वो मुझे बड़े से होटल में लेकर गई और कहा कि तुम्हारा भी अच्छा खाने का और अच्छी जिंदगी गुजारने का हक बनता है। तुम्हारा भी तो दिल करता होगा कि बाहर घूमूं फिरूं, इसलिए आज अपनी सालगिरह पर खूब मजे करो। वो तीनों मुझे एक मेज पर बिठाकर यहाँ से चली गई और मुझसे ये कहकर चली गई कि हम लोग खाने का ऑर्डर देकर आते हैं। मुझे वहाँ अकेले डर तो लग रहा था और अपनी माँ से झूठ बोलने का भी, पर मुझे अफसोस भी हो रहा था। लेकिन सोचा थोड़ी देर की तो बात है और फिर घर ही तो चले जाना है। अभी ये सब कुछ सोचते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक लड़का आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी तरफ ही देख रहा था और मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी अपने मामू की बेटियों की तलाश में। मैं इधर उधर देख रही थी और वो लोग मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से खुद ही वहां से उठकर घर की तरफ चल दी, क्योंकि अब वहां बैठना बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि मामू की बेटियां तो घर वापस आ चुकी थीं और बाहर सहन में बैठी थीं, जबकि उसी सहन में बीचों बीच मेरी माँ भी बैठी अपना सर पकड़े हुए थी और मामी ने चीख चीख कर घर पूरा सर पर उठा लिया था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नजरें जब मेरी तरफ उठी तो मामी ने दौड़कर मुझ पर चील की तरह हमला कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं नासमझी से
बार बार पूछ रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे बताएं तो सही इस तमाशे में आखिर क्या हो रहा है। मेरी माँ खामोशी से ये सब कुछ तमाशा देख रही थी और मुझे पीटता हुआ देखती ही जा रही थी। मुझे अपनी माँ की बेबसी पर बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंच चुका था कि वो अपनी बेटी को ऐसे किसी के हाथों कैसे रुसवा कर सकती है और कैसे किसी को मारते पीटते देख सकती है। आखिर मामू को ही मुझ पर रहम आ गया और उन्होंने मुझे मामी के जंगल से आजादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि तुम अकेली कहाँ गई थी। तो मैंने झट से बोल दिया कि मामू मैं आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी, जिस पर वो साफ मुकर गई। मैंने कहा कि मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी जबकि हम चारों साथ में ही गए थे। तो फिर मेरे मामू की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फोन निकाल कर सबके सामने होल कर दिया। इसके मोबाइल पर नजर पड़ते ही मेरा तो खून सूख गया और मैं थर थर कांपने लगी। वहां तो उसी लड़के के साथ मेरी तस्वीर मौजूद थी जो होटल में मेरे पास आकर बैठा था और मेरी कजन ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर उसी होटल के पास है और वापसी पर ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। और अब तो मामी ने हम माँ बेटी पर जुल्म के पहाड़ ही तोड़ डाले थे और मामू भी एक लफ्ज भी सुन नहीं रहे थे। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि मामी ने तो हमें घर से जाने का हुक्म दे डाला था। कब से खामोश बैठी मेरी माँ ने अब होंठ हिलाते हुए कहा और बस इतना ही कहा कि चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी खत्म हो गया है। मेरे माँ के पांव पकड़े और कहा ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे किसी यतीम खाने में छोड़कर आ जाओ और खुद इस उम्र में यूं दर दर के ठोकरें ना खाओ। मगर मेरी माँ ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मामू का घर छोड़कर अब मुझे अपने साथ लेकर एक ट्रेन में बैठ गई। हम न जाने कहाँ जा रहे थे, कोई मंजिल मालूम नहीं थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। 2 दिन का सफर करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और टैक्सी में बैठकर काफी महंगे और खूबसूरत इलाके में आ गए। इन 2 दिनों में माँ ने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी और बस सफर में चुपचाप ही रही थी। मुझे अफसोस था कि मेरी माँ को भी मुझ पर यकीन नहीं था। टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई थी। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने बेल बजाई तो घर के अंदर दरवाजे के साथ चौकीदार बैठा हुआ था। उसने गेट खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर चले गए। घर अंदर और बाहर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। नौकर हमें अंदर पहुंचाकर बाहर लौट कर आ गया और हम आराम से सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक औरत आई। उन्होंने बहुत ही महंगा और अच्छा सूट पहना हुआ था जबकि माँ ने इतने दिन से कपड़े भी नहीं बदले थे। मेरी माँ फौरन उस औरत से हंसकर मिली थी और दोनों आपस में यूं मिली जैसे कितनी गहरी रिश्तेदारी निभा रहे थे। माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरी बेटी है। वो औरत जल्दी से मेरी तरफ लपकी और मुझे एकदम से गले लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी मासी है और ये अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ गई है। मुझे ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई और साथ ही ये भी सोचने लगी कि माँ को मासी का पता कैसे चला। क्या दोनों बहनें पहले से ही एक दूसरे से ताल्लुक में थीं? अब मैं कुछ नॉर्मल सी हो चुकी थी और अपनी मासी से खुशी से मिली और बातें की। मुझे मासी के बेटे को देखने की बहुत ही ज्यादा चाहत हो गई थी जिसे सब किन्नर कहते थे, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ देर के बाद हमने जिंदगी का सबसे मजेदार खाना खाया। मासी ने हम माँ बेटी को हमारा कमरा दिखाया जहाँ हम आराम करने वाले थे। मैं तो नरम बिस्तरा देखते ही सब कुछ भूल गई और इस पर लेटते ही चैन की नींद सो गई। मगर आधी रात को माँ ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने मुझसे कहा कि वो जल्द ही मेरी शादी मासी के बेटे से करना चाहती है। माँ ने मुझसे कहा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मैंने दिल से कहा कि नहीं माँ, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। कम से कम अपनी बेटी पर तो यकीन कर लेती। और मैं आपको चीख चीख कर यकीन दिलाती रही कि मामू की बेटियां झूठ बोल रही हैं। वो मुझसे खुद ही वहां पर चलने के लिए बोल रही थी और वो खुद ही मुझे वहां पर लेकर चली गई थी और इस लड़के से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो तीनों मुझे टेबल पर बिठाकर घर आ गई और वो लड़का कुछ ही देर के लिए मेरे पास आकर बैठा था। मैं अपनी माँ को यकीन दिला रही थी लेकिन मेरी माँ मेरी एक भी नहीं सुन रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया, आपने भी तो झूठ का सहारा लेकर रखा हुआ है। आपने भी तो झूठ बोला है सबसे। आप चोरी छुपे मासी से मिलने आती रहती हो। मेरा इतना कहना था कि मेरी माँ का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरी माँ ही नहीं है जिससे मैं जानती हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये किसी और के कंट्रोल में है। फिर मैंने कहा कि आपको मेरी शादी करनी है तो कर दो, मगर मुझ पर इस तरह इंसाम तो मत लगाएं। अपने भाई और इसकी छोटी मकार बेटियों की
बातों में आकर मुझ पर कीचड़ तो मत उछालें। तब मेरी माँ ने मेरे सामने एक शर्त रखकर मेरे सर पर 7 आसमान ही गिरा डाले और कहा कि अगर तुम समीना के बेटे से शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी भी माफ नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है वो एक किन्नर था और मैं इसे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फौरन अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर ये इंसान ना भी लगता तो भी तुम्हारी शादी मैं समीना के बेटे से ही करने वाली थी, मगर तुम्हारे दिल में माँ के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। अपनी माँ की संगदिली पर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगा था। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं मान गई। अगले ही दिन माँ ने मासी को ये खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ तो मासी भी खुश हो गई और मेरे सदके वारी जाने लगी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे मासी इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन खुश तो मैं भी नहीं थी और मुझे दिल से वो बेटी मान रही थी। कुछ देर बाद माँ और मासी उठकर अंदर की तरफ चली गई, जबकि मैं वहीं पर बैठी रही। लेकिन मैं ज्यादा देर तक वहाँ पर नहीं बैठ सकी और उठकर उन्हें ढूंढने लगी। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इतने बड़े घर में ढूंढना भी मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे कमरे से खटपट की आवाज आ गई। मैंने दरवाजे से हल्का सा झांक कर देखा तो मेरी मासी माँ को नोटों से भरी हुई गद्दियां दे रही थी, जिन्हें लेकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। अब मुझे समझ आया कि मासी ने मेरी माँ को पैसे का लालच देकर अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया था और अब मेरी शादी करवा रही थी। मगर अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौट कर आ गई। माँ मेरे पास आई तो मैंने भी मुंह मोड़ लिया। मैंने माँ को कहा कि आपका लालच में देख चुकी हूँ, आप मेरा सौदा कर चुकी हैं। तब मेरी माँ अपने दुखड़े सुनाने शुरू करने लगी। कहने लगी वो बहुत ही अमीर है और हमारे पास बचा ही क्या है। इन पैसों से हम घर खरीदेंगे जो हम दोनों का मजबूत ठिकाना होगा और फिर तुम भी शादी करने के बाद अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में कर लेना और ये सब कुछ अपने नाम करवा लेना। बाद में जहाँ चाहे वहाँ पर अपनी पसंद से शादी कर लेना। मुझे माँ की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगा था। मैंने साफ साफ कहा कि ये सब कुछ धोखा है जो आप कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। माँ ने मुझे जवाब दिया कि इस दुनिया ने भी हमारे साथ धोखा ही किया है, बदले में हम भी इन्हें धोखा वापस लौटा रहे हैं। पहले समीना मेरे मंगेतर के साथ भाग गई थी और उसने शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप ने समीना को सगी बेटी की तरह पाला था और उसने मेरे ही हक पर डाका डाल दिया था और मेरे मंगेतर से शादी कर ली। मेरे माँ बाप इस सदमे से टूट गए थे। मेरी माँ तो इस वक्त बिस्तर से जा लगी थी और खुदा को प्यारी भी हो गई थी। आज समीना के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा होने वाला था। बाद में तुम्हारे बाप ने भी यही किया। एक भाई का सहारा था, उसने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया। अब जिंदगी हमें एक सुनहरा मौका दे रही है तो उसे भी गवा बैठे तो क्या होगा। मेरे माँ से कहा, माँ मैं मानती हूँ कि इन सब लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन जो कुछ आप कर रही हैं इसके बाद इनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई भी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उस रात माँ मुझे वहीं पर अकेला छोड़कर चली गई। सुबह उठते साथ ही मासी का रवैया भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत चुका दी थी। अब मैं एक तरफ से इनकी गुलाम बन चुकी थी। मासी ने मुझसे कहा कि वो आज ही मेरी शादी अपने बेटे से करवाएंगे। इस शादी के लिए मैं बिल्कुल भी दिल से राजी नहीं थी, मगर मेरी माँ की लालच ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था और उसी दिन सुबह ही सादगी से मेरी शादी हसनैन से हो गई। बहुत ही सादगी से शादी हुई थी, कोई भी मेहमान शामिल नहीं हुआ था और पता नहीं मेरी माँ भी कहीं चली गई थी। माँ की लालच ने मुझ पर बहुत ही बुरा असर डाल दिया था। मुझे दिल से बहुत दुख हो रहा था। रात होते ही मुझे मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहाँ मैं पहले कभी भी नहीं आई थी। मगर अब तो इस कमरे में न जाने कब तक घुट घुट कर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे अपनी मासी की चालाकी पर गुस्सा आया। कैसे पहले इसने मेरे माँ के हक पर डाका डाला और अब उन्होंने अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा भी कर लिया। मैंने अपने शौहर को अब तक नहीं देखा था। पता नहीं मासी ने मुझे अपने बेटे को क्यों नहीं देखने दिया था। शादी के वक्त भी मेरे शौहर के चेहरे पर सेहरा बंधा हुआ था। मैं चुप बैठी रही और अपने शौहर का इंतजार कर रही थी और तभी मेरी निगाह अचानक कमरे के दरवाजे पर उठी। मेरा शौहर जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उस पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं उससे अपनी निगाह हटाना भूल गई थी। आने वाला इंसान बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम सा लग रहा था, कहीं से भी वो किन्नर नहीं लग रहा था। लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो एक अधूरा था। मेरा दिल फिर से दुख से भर गया था। वही इंसान मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा शौहर हो सकता है। उसने अपनी भरपूर मर्दाना आवाज
पास में मेरा हाल चाल पूछा, जिसका मैंने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। हसनैन ने मुझे मुंह दिखाए का कीमती तोहफा दिया और मेरे हाथों को चूम लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भला किन्नर क्या सुहागरात मना लेंगे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता जा रहा था और इसकी गर्म सांसों से मैं पिघलती चली जा रही थी। पूरी रात हसनैन मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार की बारिश करता जा रहा था। मेरे दिल में जो डर बैठा हुआ था वो अब खत्म हो चुका था। मुझे यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी अब बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेरा शौहर तो एकदम ठीक था, इसमें कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत ही रिलैक्स होकर सो गई और सोते हुए हसनैन की तरफ निगाह डाली थी और उसके चौड़े से सीने पर अपना सर रख कर सो गई। और सुबह होते ही एक शोर की आवाज से मेरी आंख खुली थी। मैंने देखा कि मेरी सास के कमरे से वो आवाज आ रही थी। मैं हैरान रह गई जब मेरी सास के साथ एक लड़का तालियां बजाता हुए आया और मेरे बराबर आकर बैठ गया। मैं हैरत से चीख मार कर दूसरी तरफ खिसक गई। आने वाले उस लड़के का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे किन्नरों का होता है। जबकि मेरा शौहर कमरे से गायब था। मैंने पूछा, अम्मी जी ये कौन है? तो मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि यही तो तुम्हारा शौहर है। ये रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, देर से वापस आया तो दूसरे कमरे में ही सो गया। मैं कभी अपने शौहर को देखती तो कभी रात के मंजर को याद करती। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं चाहते हुए भी अपनी सास को कुछ भी नहीं बता पा रही थी कि रात को कमरे में मेरे साथ क्या हुआ था और मैं उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। मेरे साथ कितना बड़ा मजाक हो चुका था। मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर अपना होलिया ठीक कर लिया और अपने आलसी शौहर को देखने लगी, जो कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा था। दुबला पतला जिस्म और रंग ढंग ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लड़की अदाएं दिखा रही हो। चेहरे पर मेकअप भी कर रखा था और जोर जोर से तालियां भी बजा रहा था। रात कमरे में जो आया था वो लंबा चौड़ा मर्द था और बहुत हैंडसम था। रात वाला एक एक मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। अचानक ही मेरे हाथ अपने होंठों की तरफ चले गए, जहां उस रात वाले लड़के ने प्यार की मोहर वहीं पर लगाई हुई थी। मेरी आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। भला इस किन्नर के साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी, मगर क्या करती। मैं चुप हो गई। मेरे शौहर को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने ही शौक में गुम रहा और मुझसे बहुत ही कम बात करता था। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया और ये सोचा कि चलो बहुत अच्छा है कि मुझसे कम मिलता है और अपनी ही दुनिया में गुम रहता है, बिजी रहता है। कुछ वक्त बाद मेरे किन्नर शौहर ने वापस जाने का फैसला कर लिया। मेरी सास मुझे भी मेरे शौहर के साथ भेजना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे पेपर तैयार नहीं थे और मेरा भी जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो खुश थी कि अच्छा होगा कि ये यहाँ से चला जाएगा। बार बार मुझे अपनी नजरों के सामने देखकर इससे घिन आने लगी थी और फिर कुछ ही वक्त के बाद वो चला गया। अब इस इतने बड़े घर में मैं और मेरी सास अकेले रहते थे। घर में पड़े पड़े मैं क्या करती, अपनी सास के साथ इसके काम में हाथ बटाने लग गई थी। सबसे पहले तो मैंने किचन की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। मैं रोज रोज नए नए खाने बनाती। मेरी सास मुझसे बहुत खुश रहती है। मेरी सास मुझसे बहुत खुश रहती थी। मैं अपनी सास के साथ बाहर भी जाने लगी थी। मेरी जिंदगी में अब कोई भी कमी नहीं बची थी सिवाय सच्चे प्यार के और एक हम सफर के। कभी कभी मुझे उस लड़के की बहुत ही याद आती थी, बहुत याद सताती रहती थी, जो उस रात मेरे कमरे में आया था और मेरा सब कुछ छीन कर ले गया था, मेरा चैन सुकून सब कुछ। मगर इसके बाद मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हैरत की बात थी कि आखिर इसका मकसद क्या था, वो कौन था। साथ ही मुझे अपनी माँ की भी बहुत ज्यादा फिक्र सताने लगी थी, जिसने कभी भी पलट कर मेरी खबर नहीं ली थी। एक दिन मैं और मेरी सास इकट्ठे बाजार गए थे। वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल पर रुक गए। वहाँ मेरी नजर अचानक उसी लड़के पर पड़ी जब मैं अपने मामू की बेटियों के साथ होटल गई थी और वो मेरे साथ बैठा हुआ था। यही तो इन सब बातों का जिम्मेदार था। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और वो भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि बताओ उस दिन तुम्हारा क्या मकसद था और मेरे पास आकर क्यों बैठे थे। उसने सब कुछ बता दिया कि उस दिन मुझे ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे मामू की बेटियों ने कहा था। उस वक्त दिल से आवाज आई कि काश मेरी माँ भी यहाँ पर मौजूद होती और मेरी बेगुनाही का सबूत अपनी आंखों से देख लेती कि कैसे इनके अपनों ने ही मुझे इनकी नजरों से गिराने के लिए ड्रामा रचाया हुआ था। लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ यहाँ पर होती भी तो तब भी कुछ भी ना करती और कुछ भी ना कहती, क्योंकि इनकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंध गई थी। जब हम घर वापस आए तो कुछ ही देर बाद मेरी सास घबराती हुई मेरे पास आई। इनकी उड़ी हुई रंगत देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी का बताने लगा था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अस्पताल में है। माँ के बारे में सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और जल्दी से
से अस्पताल पहुंच गई। मेरी माँ ने मुझसे माफी मांगी, मैंने भी इन्हें माफ कर दिया। मैंने कहा कि मैं आप जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। माँ अपनी दोनों टांगे खो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अपने पास लेकर आई और दिन रात इनकी खिदमत में लग गई। साथ ही साथ इस मुश्किल वक्त में मेरी सास ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। एक रात मैं अपनी माँ के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले कमरे से आवाज सुनाई दी। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। मैंने देखा कि वहाँ मेरी सास के साथ कोई दूसरा भी आदमी मौजूद है, जिससे मेरी सास चुपके चुपके कुछ बातें कर रही थी। मैं देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे कुछ भी सामने वाला इंसान नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो इंसान खिड़की से चला गया। अब मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था और मैंने इन पर नजर रखना शुरू कर दी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई नया खेल खेला जा रहा है। अगले ही दिन से मैंने अपनी सास पर पूरी नजर रखना शुरू कर दी और फिर उसी जगह पर आधी रात को अपनी सास को जाते हुए देखा तो मैं भी पीछे पीछे चली गई और इस कमरे में मेरी सास किसी इंसान के साथ खड़ी बातें कर रही थी और उसी इंसान पर मेरी नजर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि वो लड़का था जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। इसका मतलब मेरी सास उस लड़के को पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालांकि मैंने इन्हें अपनी माँ जैसा समझा था और दिन रात इनकी खिदमत में लगी थी। मैंने अगले दिन अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मेरी माँ को इस सारे मामले में कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा कि तुम्हारी लालच ने हमें इन हालातों में लाकर फेंक दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जरूर मेरी सास का इरादा होगा कि इनका किन्नर बेटा तो औलाद पैदा नहीं कर सकता, तो उन्होंने शादी की पहली रात मेरे कमरे में किसी और को भेज दिया था ताकि इन्हें इनके खानदान का चश्मो चिराग मिल सके। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। मैं यह हकीकत सबके सामने लेकर ही आऊंगी। अगले दिन मैं इस कमरे में जाकर बैठ गई जिस कमरे में वो लड़का और मेरी सास मिला करते थे। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजा खुला और वो लड़का अंदर आया। मुझ पर नजर पड़ते ही वो सन्नाटे में रह गया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम कौन है और इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। पहले तो वो मुझे देखकर थोड़ा सा घबरा गया था लेकिन अब उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था और मेरे पास आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उसे धक्का दिया। मैंने कहा, उस रात तो तुमने मुझे धोखे से मेरा फायदा उठाया था लेकिन आज तुम कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान। अभी लफ्ज मेरे मुंह में ही थे कि उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए, फिर कहा कि बस अब खामोश हो जाओ। जान तो तुम मेरी हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम ही मेरी जान हो। तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं भी इसकी बाहों में आकर मदहोश होने लगी थी लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। वो मेरा शौहर नहीं था क्योंकि गैर मर्द था। फिर भला मैं इसकी बाहों में और इसके बारे में ये सब कुछ कैसे सोच सकती थी। मैंने उससे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, क्यों मेरी जिंदगी में चले आए हो, क्यों मेरे जख्म हरे करते जा रहे हो। उस दिन शादी की पहली रात आकर तुमने मुझे न जाने कितने ख्वाब दिखाए और मैं भी कितनी खुश थी कि मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत और हसीन हो गई है। जो मुझे इतना प्यार करने वाला और हैंडसम शौहर मिला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी तो अजाब बनने वाली है। मेरी जिंदगी में तो शौहर का प्यार नहीं है, बस मेरी जिंदगी ऐसी ही सिसक कर गुजरने वाली है। वो जल्दी से आगे बढ़कर उसने मेरे आंसू साफ कर दिए। कहने लगा, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। मुझे मेरे दिल को और ज्यादा मत दुखाओ, मुझे ज्यादा तकलीफ मत दो। मैंने चीख मार कर कहा, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम इस घर में क्यों आते हो और इस घर से क्या लेना देना है। उसने जवाब दिया, जिसे तुम मासी कहती हो मैं उनका ही बेटा हूँ। मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि मेरी सास का तो एक ही बेटा था और वो चौके किन्नर था और बदनसीबी से मेरा शौहर भी था। मैं अब उस लड़के से और कुछ भी पूछने ही वाली थी कि पीछे से मेरी सास की आवाज सुनाई दी। मेरी सास शायद पहले से ही वहां पर मौजूद थी। वो कह रही थी कि ये मेरा ही बेटा है। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। मैंने उनसे पूछा कि वो कौन था जिससे मेरा शौहर आप बता रही हो, जिससे मेरी शादी हो गई है। आप उस दिन मेरे कमरे में लेकर आई थी। फिर मेरी सास ने मुझे सारी हकीकत बताई। मेरी सास ने बताया कि मेरी माँ और तुम्हारी नानी आपस में बहुत पक्की सहेलियां थी। मैं 2 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली लेकिन मेरा सुतेला बाप मुझे रखने के लिए तैयार नहीं था, तो तुम्हारी नानी ने मुझे गोद ले लिया। इनकी पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम कुलसुम था, जो कि तुम्हारी माँ है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहते थे। कुलसुम के माँ बाप मुझसे बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। कुलसुम मुझसे बड़ी थी इसलिए इसकी शादी भी
मुझसे पहले ही होनी थी। तुम्हारे नाना नानी ने कुलसुम का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन जब कुलसुम के मंगेतर ने मुझे देखा तो वो मुझे पसंद कर बैठा। उसने अगले ही दिन ये कहलवा भेजा कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बड़ी बेटी से नहीं। ये सब सुनते ही सब घर वाले मेरे खिलाफ हो गए थे। सबको लग रहा था कि मैंने ही इसकी मंगेतर को बहकाया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सगा खून तो सगा खून ही होता है। सब लोग कुलसुम के साथ थे और सब लोगों को मुझसे नफरत हो गई थी। सब कहने लगे कि वो जबरदस्ती मेरी शादी किसी शादीशुदा आदमी से करेंगे और 3 बच्चों के बाप के साथ वो मेरी शादी करके मुझे ब्याह देंगे। सब घर वाले कह रहे थे कि तुमने हमारी नाक काट दी है, यही तुम्हारी सजा है कि तुम अब हमारे घर से जाओ और अपने घर में जैसी हो वैसी रहो और अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन मैं अमजद के बिना नहीं रह सकती थी। मैं और अमजद आपस में प्यार करने लगे थे। अमजद ने फैसला किया कि हम भागकर शादी करेंगे और इस तरह मेरी और अमजद की शादी हो गई थी। कुछ वक्त तक सब कुछ लोग हमसे नाराज रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आना जाना शुरू हो गया था। जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था तो कुलसुम मेरे घर पे रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन इसने सब घर और खानदान में ये मशहूर कर दिया कि मैंने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। हर कोई यही समझता था कि मेरा बेटा किन्नर है। अब मैं किस किस को यकीन दिलाती कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। और फिर मैं और अमजद तंग आ गए थे लोगों की बातें सुन सुनकर। फिर मैंने और अमजद ने ये मुल्क छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। फिर भी अपना दिल मैंने बड़ा ही रखा था और तुम्हारी माँ से बातचीत करती रहती थी, जबकि तुम्हारी माँ तो बदले की आग में जल रही थी। सिर्फ तुम्हारी माँ को ये सच्चाई पता थी कि मेरा बेटा एकदम ठीक ठाक है, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे रिश्ते की बात मेरे से तय कर दी थी। लेकिन इसके बदले इसने मुझसे 70 लाख की मोटी रकम मांग ली थी। मैं भी बहुत ज्यादा मजबूर थी क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसने जिद लगा कर रखी थी कि मैं शादी करूंगा तो अरूज से ही करूंगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। फिर जब तुम्हारी माँ ने मेरे सामने सौदे की बात रखी तो फिर मैं मान गई, लेकिन मेरा दिल इस शादी को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब माँ इतनी लालची हो तो बेटी भी लालची ही होगी। मैंने हसनैन को बहुत समझाने की कोशिश की कि पहले अरूज को आजमाओ, वो कैसी आदत की लड़की है जिसे मैं तुम्हारा शौहर बनाकर लाई थी। वो हसनैन का एक जानने वाला दोस्त था। मैंने उसे तुम्हारा शौहर बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया था। शादी की पहली रात मेरे बहुत मना करने के बावजूद भी हसनैन तुम्हारे कमरे में चला गया था क्योंकि वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेकरार था। मैंने एक शर्त रखी थी कि हसनैन पहले तुम्हें आजमाएगा और फिर इसके बाद ही तुम्हारे सामने आएगा। जब तक कि तुम अपनी आजमाइश पर पूरी नहीं उतरती तब तक हसनैन तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। मैं ये देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह चालबाज और लालची औरत तो नहीं हो। लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा था और कभी भी तुम्हारे दिल में मैंने कोई लालच नहीं देखा था। तुम अपने इम्तिहान में पास हो गई हो। मैं इन लोगों की बातें सुन रही थी, साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। मेरे शौहर और मेरी सास ने मुझसे माफी मांग ली थी। मैंने अपने शौहर और सास को माफ कर दिया था। मेरी सास मुझे और हसनैन को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। हसनैन ने बेकरारी से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और इस बार मैंने भी इसकी बाहों से निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। अब मैं अपने शौहर हसनैन के साथ ही रहती हूँ। दुनिया हमारी जोड़ी को सराहती है। कुछ वक्त के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि जाते जाते इन्हें अपनी गलती को सुधारने और अपने गुनाह की माफी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया था। इन्होंने मेरी सास से माफी मांग ली थी और मेरी सास ने भी इन्हें खुले दिल से माफ कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।